वाइंडिंग होती है। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग मीन्स कि आपके ये वाइंडिंग इस एक ही जगह पे के ऊपर होगी। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो है वो मुख्तलिफ स्टार्स मैंने आपको बताया। आपका एयर गैप जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। ये देखें यहाँ पे एयर गैप ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे एयर गैप जो है इस जगह पर, इन जगहों पे कम है। लेकिन इसके मुकाबले में दूसरे का जो सिलिंड्रिकल रोटर है वो दैट इज़ ए यूनिफॉर्म एयर गैप। और इसमें ये नॉर्मली जो है वो डिज़ाइन होते हैं स्लो स्पीड ऑफ ऑपरेशन के लिए। ये इसमें जो रोटर की स्पीड होती है, जो टर्बाइन इसको या जिसको कह रहे हैं प्राइम मूवर जो इसको रोटेट करता है वो स्लो स्पीड पे करता है। इसकी एक्सिल लेंथ शॉर्ट होती है और डायमीटर इसका जो है वो ज़्यादा होता है। तो डायमीटर ज़्यादा होने पे इसके नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, नंबर एज़ कम्पेयर टू द सिलिंड्रिकल मशीन। तो ये नॉर्मली सिलिंड्रिकल जो है ये नॉर्मली स्टीम के लिए यूज़ होता है और सैलियन पोल जो है नॉर्मली हाइडल में यूज़ होता है। ये इसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन है। और आपके पास ये आपके पास जो है वो 3 कॉइल्स हैं। ये देख लें आप, 3 कॉइल्स हैं। ए डैश 1 कॉइल, बी डैश अनदर कॉइल, और सी डैश जो है ये थर्ड वन है। ये फिजिकली जो है वो 120 डिग्री अपार्ट होती हैं और इनको 120 डिग्री जो है वो आप कह सकते हैं कि हमने इनको डिस्प्लेस किया हुआ है। इसी हिसाब से जो वोल्टेज जनरेट होगी वो भी 120 डिग्री पे ही होती है। ठीक है, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, लेकिन अभी हमने इस फिगर में अपने समझने के लिए इसको कंसंट्रेटेड वाइंडिंग ही शो किया गया। और मैग्नेटिक एक्सिस हर एक का शो हुआ है, तो मैग्नेटिक एक्सिस के अक्रॉस ही इसकी फील्ड को जो है वो शो किया गया मैग्नेटिक एक्सिस के लॉन्ग। और जब आपके पास प्राइम मूवर रोटर को रोटेट करता है तो उस पर आपके पास एक्साइटेशन होती है और डीसी फील्ड बनती है। वो डीसी फील्ड जो है वो रोटेट करती है और ये एक जो बायर कॉइल्स हैं आपके स्टेटर पे, जिसको आप आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, ये इसमें वोल्टेज इंड्यूस होती है। बेसिक लॉ जो है वो डी5/dt और फाई जो है वो फ्लक्स है, फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दैट रिलेट्स द फ्लक्स लिंकेज टू द वोल्टेज जनरेशन। जो फ्लक्स लिंकेज होती है वो टोटल फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न, कि कितने टर्न्स जो हैं वो उसमें कॉइल में मौजूद हैं। ऑब्वियसली जितने ज़्यादा कॉइल्स होंगे, टर्न्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा जो है वो आपके पास फ्लक्स लिंकेज होगा। जब ये कॉइल जो है वो ओमेगा टी एट ज़ीरो, ओमेगा टी जो है वो एट ज़ीरो पे ये आपका जो एम एन एक्सिस है, इस पे अगर ओमेगा टी इस पे अगर ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये आपका जो है रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, इस पे जो है वो हमने एक ये रोटर के साथ होता है, इस पे हमने एक फील्ड वाइंडिंग जो है वो शो की गई है, आर डैश रोटर की वाइंडिंग है। ठीक है, तो इस पे इसके साथ जितनी डिस्प्लेसमेंट है वो ओमेगा टी है। ठीक है, तो एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 आपके पास ये जो फ्लक्स लिंकेज है ये मैक्सिमम होगा और ओमेगा टी जो है वो 8π/2 ये मिनिमम होगा। तो ये फ्लक्स लिंकेज आपके पास आ जाएगा, कॉस फंक्शन को फॉलो करता है। ओमेगा टी एट 0 ये मैक्सिमम होगा और ओमेगा टी 8π/2 ये 1 होगा। तो n5 फ्लक्स लिंकेज जो है वो आपके पास n5 cos ओमेगा टी आएगा। साइनोसाइडल फ्लक्स होगा, क्यों साइनोसाइडल होगा? इसलिए कि आपके पास एक कांस्टेंट स्पीड पे जो है वो आपके पास रोटर जो है वो रोटेट कर रहा है। तो साइन का बेसिक कंसेप्ट यहीं से डेवलप होता है कि एक वेक्टर आपका रोटेट करता है और इसी के करस्पॉन्डिंग जो है वो आप एक साइन वेव बनाते हैं। जो वोल्टेज हम एक ही फेज को देख रहे हैं, ई में जो होगी फेराडेज लॉ के मुताबिक -d5/dt। तो फाई जो है वो टोटल फ्लक्स लिंकेज, इसमें लैम्डा को हमने कहा है कि ये टोटल फ्लक्स लिंकेज है, तो d λ/dt और लैम्डा में फाई मौजूद है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से वोल्टेज वेरिएशन होगी और उसकी रोटेशन की स्पीड के हिसाब से, उस पोजीशन के हिसाब से वोल्टेज की वेरिएशन होगी। इस तरह आप जो है वो ओमेगा एन साइन ओमेगा टी आपके पास आ जाएगा और यहाँ से ये कांस्टेंट टर्म को उसने कहा है कि ये ई मैक्सिमम है। तो ये हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं वोल्टेज की, इंड्यूस वोल्टेज के लिए नॉर्मली ई यूज़ करते हैं। तो मैं आपके लिए जस्ट कंपैरिजन के लिए वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, ये आपके पास जो है वोल्टेज साइनोसाइडल वोल्टेज जो है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज पढ़ते हैं, ये उस हिसाब से ये वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस होगी और उसको कॉस फंक्शन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ई मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर है? ओमेगा एन फाई के इक्वल है। दैट मीन्स कि ओमेगा एन फाई इज इक्वल टू 2πf, ओमेगा 2πf। तो आपके पास अल्टीमेटली ये इक्वेशन 3.4 आ जाएगी। RMS वैल्यू ऑफ द जनरेटेड वोल्टेज, ये इक्वेशन 3 ये वोल्टेज जो है वो ये जनरेट होगी RMS वोल्टेज फेज में। ठीक है, हम एक फेज को स्टडी कर रहे हैं और क्योंकि अब जब हम बैलेंस सिस्टम पढ़ेंगे तो दैट मीन्स कि ईच फेज वोल्टेज विल बी ई अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 3.4। दैट डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्शन। के डब्ल्यू जो है, के डब्ल्यू ये वाइंडिंग फैक्टर है, जस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है।
KW कहते हैं इसको, और इसकी वैल्यू नॉर्मली 0.85-0.95 के बराबर होती है, कांस्टेंट गिवन होता है। तो एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द फेज है, और फाई जो है वो फ्लक्स है जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी और पोल्स और स्पीड ऑफ रोटेशन का रिलेशन है वो इक्वेशन 3.5 में, ये आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ये इसका फेजर डायग्राम है जिसमें आपके पास जो ई जो है वो इंड्यूस वोल्टेज अंडर नो लोड। नॉर्मली ऑपरेशन क्या होता है इसका, नॉर्मली ऑपरेशन क्या होता है कि जब आपके पास आर्मेचर पे कोई लोड नहीं होता, ये आर्मेचर की कोई एक वाइंडिंग में बना लेता हूँ, ये आर्मेचर की एक वाइंडिंग है और इसके साथ जो है वो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लिंक कर रही है, तो ये इसमें एक वोल्टेज इंड्यूस करेगी यहाँ पे, दैट इज ई। इसको हम कहते हैं ई जो है वो वोल्टेज है जब आर्मेचर की वाइंडिंग ओपन होती है, दैट मीन्स नो लोड इज कनेक्टेड टू द आर्मेचर। ठीक है। और ई एस आर जो कहते हैं वो ई एस आर नॉर्मली इसको कहते हैं कि जब आपके पास जो आर्मेचर वाइंडिंग है उस पर कोई लोड कनेक्टेड होता है, तो जब लोड कनेक्टेड होता है तो इसमें एक करंट फ्लो करता है। ठीक है। जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसकी आपको पता है कि जब भी करंट किसी कॉइल में फ्लो करता है, आर्मेचर पे कॉइल है, तो जब भी करंट किसी कॉइल में फ्लो करता है दैट प्रोड्यूसेस इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। तो फैराडेज लॉ और लेंज लॉ यहाँ पे बेसिकली कंबाइन होते हैं कि जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है इसको ये अपोज करने की कोशिश करता है। माइनस साइन ये यहाँ पे इक्वेशन में जो है ये 3.1 और 3 ई ए की जो इक्वेशन है उसमें ये इसीलिए ये मौजूद है। ठीक है। इसको अगर आपने देखना है ज़्यादा डिटेल में तो आप बुक को थोड़ा सा भी स्टडी करें या अपना पुराने नोट्स में से ये स्टडी कर लें, तो ये वही चीज़ें हैं सारी। कोई भी इसमें नहीं क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है कि आपके पास जब आपके पास रोटर जो है वो रोटेट करता है तो वो वोल्टेज इंड्यूस होती है। अब वोल्टेज इंड्यूस होती है तो उसके दो कंडीशंस हैं, जब आर्मेचर नो लोड पे होता है और जब आर्मेचर जो है वो लोडेड होता है। तो जब आर्मेचर नो लोड पे होता है तो ऑब्वियसली आर्मेचर में कोई करंट फ्लो करता है वाइंडिंग में, तो उसके अंदर कोई अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती ड्यू टू द करंट इन द आर्मेचर। और जब आर्मेचर लोडेड होता है तो दैट प्रोड्यूसेस बेसिक इसका कंसेप्ट है कि कैसे वोल्टेज जो है वो इंड्यूस होती है इन द स्टेटर वाइंडिंग। ये आपने पढ़ा हुआ है जिसमें, इसको इसलिए मैंने इंक्लूड किया ताकि आप इसको रिकॉल कर सकें। तो जब वोल्टेज इंड्यूस होती है वो आपके पास जो इस इक्वेशन से इक्वेशन 3.10 और 3.11 से रिप्रेजेंट होती है। जो आपके पास ये सिंबल्स उसमें बुक में देख लीजिएगा। अल्टीमेटली ये आपके पास एक इक्वेशन आती है दैट इज द वोल्टेज इंड्यूस इन द स्टेटर वाइंडिंग ई, और V इज द फेज वोल्टेज दैट इज एट आउटपुट ऑफ द वोल्टेज। तो इस इक्वेशन को देख के हम एक सर्किट बना सकते हैं जो आपने इक्विवेलेंट उसका सर्किट बनाया था। एक्सेस जो है वो सिंक्रोनस रिएक्टेंस कहते हैं जिसको। ये आपके पास जो है वो आपके पास इक्विवेलेंट पर फेज जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर है, इसको कहते हैं मॉडल। ये आपके पास मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, मुख्तलिफ शेप्स में लिखा हुआ है ये, और ये आपके पास जो है वो फिगर की फॉर्म में है कि आपने एक जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर देखता है सिंक्रोनस जनरेटर को कि वो कैसे है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे देखना चाहें तो ये आपके पास जो है वो मशीन है जिसमें आपने ये रोटर पार्ट है और इसमें ये स्टेटर पार्ट है। फिजिकल मशीन से अब हम एक डायग्राम पे आ गए हैं जो उसको रिप्रेजेंट करती है उसके स्ट्रक्चर को, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो आपके पास रोटर में वेरिएबल फील्ड प्रोड्यूस होती है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द एडजस्टेबल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपके पास जब करंट फ्लो करेगा तो ये एक फील्ड प्रोड्यूस होगी, डीसी फील्ड, डीसी सप्लाई देते हैं, और ये स्टेटर की कॉइल जो है उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस करेगी हर एक फेज में अपने साथ। ये मैंने किसी दूसरी बुक से उठाया है, तो 3 फेजेस बनाए हुए मैंने। तो ये इसके आपके पास सिंक्रोनस रिएक्टेंस होती है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक डीके रिएक्टेंस होती है और एक आर्मेचर रिएक्शन होता है। आर्मेचर रिएक्शन का बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि जब आपके पास स्टेटर है, ये स्टेटर की वाइंडिंग है, जब आप इसमें लोड कनेक्ट करते हैं तो इसमें एक करंट फ्लो करता है। जब करंट फ्लो करता है तो वो एक कॉइल में से करंट फ्लो करता है। जब कॉइल में करंट फ्लो करता है तो दैट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट हुई थी और एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रही है। तो ये आपके पास इस फील्ड को वीक करने की काज और रिजल्ट जो है वो उसका लेंस लॉ के मुताबिक ये इस फील्ड को अपोज करने की कोशिश करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी आउटपुट वोल्टेज पे ये रिडक्शन करती है। तो वोल्टेज रिडक्शन को हमने इस, क्योंकि ये उसके वोल्टेज और इसके दरमियान जो है वो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, तो इसलिए हमने इसको एक इंडक्टर से रिप्रेजेंट किया है। और दूसरा इसके पार्ट जो है वो एक्स ए प्लस एक्स एस है, ये एक्स। तो ये आर्मेचर रिएक्शन है, और एक जो है वो आपके पास जो है वो लीकेज रिएक्टेंस है जो हर एक कॉइल में होती है, उसकी अपनी रिएक्टेंस होती है, सेल्फ इंडक्शन जिस पे होती है। तो वो दोनों मिला के आपके पास एक्सेस बनाती है।
आर ए रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है। तो ये आपके पास कंप्लीट फेज मॉडल है जिसको आप जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये स्टार और डेल्टा में आर्मेचर, ये आर्मेचर जो है वो वाई में कनेक्टेड है और ये आर्मेचर जो है वो डेल्टा में कनेक्टेड है। इसी तरह आपके पास आप जो टर्मिनल वोल्टेज है ये फेज वोल्टेज है। आपके पास 3 कॉइल्स हैं, लेट्स सपोज मैं तीनों कॉइल्स को अलग-अलग बनाता हूँ, ये और ये थर्ड नंबर। एट द टर्मिनल ऑफ द ईच फेज यू हैव वी, नॉर्मली हम उसको वी या वी5 कहते हैं। हर एक फेज पे वी मौजूद होगा। इसके अंदर जो वोल्टेज जनरेट होगी एक्चुअली वो ई होगी। अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो ये वोल्टेज जो है ये जनरेट होगी। यहाँ से ये करंट जब फ्लो करेगा तो इसमें से ये ड्रॉप होगा। दिस वोल्टेज जनरेटेड माइनस दिस वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। तो आपके पास फेज वोल्टेज। तो जब आप उनको स्टार और डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो फिर आपके पास नॉर्मल ऑपरेशन में आपके पास 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो हर टर्मिनल पे कितनी दूसरे टर्मिनल तक कितनी वोल्टेज है उसको हम टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल वोल्टेज से वीटी से रिप्रेजेंट होता है। तो ये आपके पास डेल्टा और स्टार कनेक्टेड हैं। तो ये मॉडल हम यूज़ करेंगे आगे। ये जो अभी हमने पढ़ा ये मॉडल हम इसको यूज़ करेंगे। इसमें आगे और आसानी में हम क्या करेंगे, हम इसको भी जो है वो इग्नोर कर देंगे। तो हम जब जनरेटर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो जनरेटर वोल्टेज सोर्स बिहाइंड रिएक्टेंस, हम ये हमारे पास जनरेटर है, ये इसका टर्मिनल फेज वोल्टेज होगी। तो जब पर फेज एनालिसिस करेंगे तो हम हर फेज में ऐसा जो है वो जनरेटर बनाएंगे। यहाँ पे आप इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे और ये एक्सेस होगा आपके पास और यहाँ पे आपके पास वी होगा। ये मॉडल यहाँ तक आपको बताना ज़रूरी था। ठीक है जी। ये वोल्टेज रेगुलेशन आपको पता है कि नो लोड और फुल लोड के दरमियान जो है वो कितनी वोल्टेज डिफरेंस आता है, उसको हम वोल्टेज रेगुलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फेजर डायग्राम आपको पता हो। ये सिंक्रोनस मशीन की कैपेबिलिटी होती है कि वो तीनों जो हैं वो फेजेस पे जो है वो तीनों पावर फैक्टर्स पे ऑपरेट कर सकती है। दैट मीन्स ये लैगिंग, यूनिटी और लीडिंग, तीनों ये लीडिंग है, ये आपके पास यूनिटी पावर फैक्टर है और ये दैट इज लैगिंग पावर फैक्टर। सो सिंक्रोनस मशीन कैन ऑपरेट ऑन 3 पावर फैक्टर्स। तो इसीलिए जो है वो आप इसकी फेजर डायग्राम आपको बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। Then comes the power transformer. आपको पता है कि with the invention of the transformer, we switch to AC transmission system from DC transmission system. उसके अपने drawbacks थे, long distance transmission possible नहीं थी और आप voltages के level को आसानी के साथ change नहीं कर सकते थे. So now we are using AC with the help of transformer. We can step up or step down the voltage according to our desired level. तो ये बहुत आसानी होगी। ये लो वोल्टेज पे हम जनरेट करते हैं और फिर इसको वेरी हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे हम इसको ट्रांसमिट करते हैं और देन एट द लोड एंड वी रिड्यूस इट टू आवर डिजायर्ड लेवल अकॉर्डिंगली, जिस तरह आपको हमें चाहिए 11 kV, 66 kV और अल्टीमेटली 220 वोल्ट या 400 3 फेज वोल्ट में। तो ये ट्रांसफार्मर का बेसिक इसका आइडिया है और इसकी यूटिलाइजेशन है। जो आपके पास जो है वो नॉर्मली ट्रांसफार्मर जो है वो पावर हाउस में जो ग्रिड जो पावर हाउस होता है, जनरेशन हाउस, वहाँ पे आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। देन वोल्टेज इज स्टेप अप टू ट्रांसमिशन लेवल और फिर उसके बाद ग्रिड में आपके पास स्टेप डाउन एंड देन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सारे मौजूद होते हैं। ये अगर आपको याद हो तो ये ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट था, ये आपने पढ़ा होगा, ये इक्विवेलेंट सर्किट बेसिक। तो आपके पास जो है वो इसमें आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को विद मैथमेटिकली जो है वो उसकी जो इम्पिडेंसेस हैं उनसे रिप्रेजेंट किया गया है। ये जैसा आपके पास अल्टीमेटली आइडियल ट्रांसफार्मर रह गया है। आइडियल ट्रांसफार्मर अगर आपको याद हो तो जो प्राइमरी एम्पेयर टर्न्स इज इक्वल टू सेकेंडरी एम्पेयर टर्न्स एंड प्राइमरी पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी पावर, उस बेस पे आप इसको आइडियल कहते हैं। इसमें कोई लॉसेस नहीं होते। तो ये इसकी बेसिक इक्वेशन है। तो अब बेसिक कंसेप्ट ट्रांसफार्मर का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जनरेटर में क्या था कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस द वोल्टेज। इसमें क्या है कि चेंजिंग करंट इन साइनोसाइडल करंट इन ए प्राइमरी वाइंडिंग प्रोड्यूसेस ए साइनोसाइडल मैग्नेटिक फील्ड और वो साइनोसाइडल मैग्नेटिक फील्ड लिंक करती है एक दूसरी कॉइल को जो सेकेंडरी कहते हैं और उसके अंदर जो है वो इस तरह ये वोल्टेज इंड्यूस करती है। और ये आपके पास उसी तरह साइनोसाइडल करंट था तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी साइनोसाइडल होगा। तो सेम लॉ के मुताबिक ये वोल्टेज जो है उसके अंदर इंड्यूस होगी दैट हैज़ मैक्सिमम वोल्टेज या आरएमएस वोल्टेज दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन 3.35। ये जो है वो ट्रांसफार्मर का बेसिक जो है वो प्रिंसिपल है। इसी तरह सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो वोल्टेज इंड्यूस होगी वो ये होगी और आपके पास जो है वो बेसिक लॉज जो हैं तो दो गवर्न करते हैं इसको। नंबर 1 आप जो है वो देख सकते हैं कि V1 I1 दैट इज इक्वल टू V2
I2, ये आपको इक्वेशन कहाँ से मिलती है, और यहाँ से अगर आप देखें 3.36, और ये है, एक मिनट मैं उस इक्वेशन को यहाँ पे ले आता हूँ ताकि आप आसानी के साथ देख सकें। ये इक्वेशन 3.35 है जो यहाँ पे आ गई। ये 3.35, लेट्स सपोज 3.35 डिवाइडेड बाई 3.36, तो आप अगर यूज़ करें, इन दोनों को डिवाइड करें एक इक्वेशन को, तो यू विल गेट E1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू, ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा N1/N2। तो ये आपके पास एक ये है, बल्कि ये लिखा हुआ है 3.38 में, ये लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ से आप देख सकते हैं कि I2 डैश N1 इज इक्वल टू I2 N2। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि I2 डैश ये करंट है जो आइडियल ट्रांसफार्मर में फ्लो कर रहा है आफ्टर द मैग्नेटाइजेशन। ये मैग्नेटाइजेशन के लिए, ब्रांच के लिए हम इसको प्लेस करते थे, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, कि जब आपके पास ट्रांसफार्मर लोडेड नहीं होता तो फिर भी वो अपनी मैग्नेटाइजेशन में एनर्जी को कंज्यूम करता है, तो दैट करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन। तो ये नो लोड करंट भी इसका कहलाता है कि ट्रांसफार्मर जब लोडेड नहीं होता तो फिर भी उसमें करंट जो है वो फ्लो करता है। नॉर्मली इसकी वैल्यू बहुत कम है, अगर इफ़ यू कंसिडर इट 100 तो ये नॉर्मली 1 to 2% होगा, और ये 98 to 99% होगा। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द करंट वही है जो एक्चुअल पावर ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। ये आपके पास क्योंकि इसका इफेक्ट जो है आपके पास वो बहुत कम होता है, अगर आप गौर से देखें तो ये इफेक्ट ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो बेसिक आपके पास ये मैंने मेरे ख्याल में ये भी दूसरी बुक से लिखा है, सिंबल्स आपकी बुक के, अभी इसमें इस चैप्टर में कोई ऐसे वो नहीं है जिसको आपने आगे भी लेके चलना है, लेकिन जस्ट मैं सिर्फ रिवीजन के लिए पढ़ा रहा हूँ। ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट होगा आइडियल ट्रांसफार्मर का, आइडियल ट्रांसफार्मर के साथ जो आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर ट्रांसफार्मिंग द इम्पीडेंसेस, आपको पता है कि वोल्टेज ट्रांसफार्मर में 3 ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, नंबर 1 वोल्टेज, नंबर 2 करंट, और नंबर 3 इम्पीडेंस। पावर ट्रांसफॉर्म जो है वो 1:1 के साथ ही होती है, जो प्राइमरी पे आइडियली होती है वही जो है वो सेकेंडरी पे होती है, माइनस आप कह सकते हैं लॉसेज हो जाती है। तो अगर आप कोई ये चीज़, मेरे ख्याल में, मैं तो मशीन में पढ़ाता था, आपने भी पढ़ा होगा, तो प्राइमरी से सेकेंडरी पे और सेकेंडरी पे प्राइमरी पे कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये सर्किट में हमने क्या किया है, इस सर्किट में हमने सेकेंडरी से सारी क्वांटिटीज़ को प्राइमरी पे ट्रांसफॉर्म किया है। जो उसके टर्न रेशो के इफेक्ट्स हैं वो हमने इम्पीडेंसेस में इंक्लूड कर लिए, वोल्टेजेस में इंक्लूड कर लिए, और करंट्स में इंक्लूड कर लिए। ये जेड डैश के साथ सारी क्वांटिटीज़ होगी हैं। तो इस सर्किट को कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू द प्राइमरी साइड। ठीक है, अब आप ये करंट बहुत कम होता है, अल्टीमेटली हम इसको इग्नोर भी करते हैं। अगर इसको आप जो है वो शिफ्ट कर दें यहाँ पे, ये आपके पास यहाँ पे जैसे ये शिफ्ट हो गया है, तो फिर आपके पास ये जो दो इम्पीडेंसेस हैं ये और ये सीरीज में आ जाती हैं। इन दोनों को आप सिंपल ऐड करके सर्किट को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये और जो है वो अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट है, लेकिन इस एजम्पशन के साथ कि ये करंट बहुत कम है एज कम्पेयर टू दिस, तब इस पर इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा, मतलब 98-99%। और अगर ये करंट बहुत ज़्यादा होता तो देन इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू शिफ्ट दैट इम्पीडेंस टू दिस साइड बिफोर दैट द लीकेज रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। सो दिस सर्किट इज, ये हमने सेकेंडरी से प्राइमरी साइड पे किया था, और ये जो सर्किट है ये हमने अभी प्राइमरी की क्वांटिटीज़ को हमने क्या किया है, सारी को ये हमने सेकेंडरी की साइड पे ट्रांसमिट कर दी है, ट्रांसफॉर्म कर दी है, रेफर कर दिया है। तो ये भी आपका एक इक्विवेलेंट सर्किट है। तो ये आपके पास 3 मुख्तलिफ इक्विवेलेंट सर्किट होंगे। अल्टीमेटली जब हम जाएंगे तो एक और ये देखें, ये अब आपके पास सिंपल एक ट्रांसफार्मर ये है, मतलब ऐसे आप ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट अप्रॉक्सीमेट सर्किट इसका ये प्राइमरी साइड है, 1 वाली साइड है, और ये 2 वाली साइड है। इसमें जो क्वांटिटीज़ हैं दैट हैज़ इंक्लूडेड द इफेक्ट ऑफ द टर्न रेशो, तो टर्न रेशो का इफेक्ट इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे आप ये देखें, ये जो दो आपके पास इम्पीडेंसेज हैं, ये हमने कैसे, ये देखें, ये रेफर जब करते हैं तो इम्पीडेंस जब रेफर होती है तो टर्न रेशो का इफेक्ट हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं। जो वोल्टेज और करंट है वो सिंगल N1/N2 के साथ ट्रांसफॉर्म होते हैं, जबकि पावर जो है, सॉरी, इम्पीडेंस जो है वो N1/N2 होल स्क्वायर के साथ जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है। तो ये सर्किट जो है अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू द प्राइमरी, तो उसको हमने और सिंप्लीफाई कर दी है, और अल्टीमेटली हम इसको और सिंप्लीफाई करके
जस्ट ये भी यूज़ कर सकते हैं, शायद आगे नहीं आगे नहीं है। ये आपके पास ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रॉक्सीमेटेड इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल ऑफ द ट्रांसफार्मर है, जिसकी मैथमेटिकल इक्वेशन सारी आप जो है वो नॉर्मली आपने सीखी हुई। यहाँ पे किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए रिकॉल कर रहा हूँ कि ये आगे ज़रूरत होंगी, और जस्ट आपको अलर्ट करने के लिए कि इन चीज़ों को आपको आना चाहिए। बैकग्राउंड अभी आने की ज़रूरत नहीं है, उसका मॉडल क्या होता है और इसकी इक्वेशंस क्या होती है। ये 3 फेज़ आपके पास नॉर्मल ट्रांसफार्मर है। 3 फेज़ ट्रांसफार्मर में आपके पास 4 पॉसिबल कम्बिनेशन होती हैं कि आप प्राइमरी साइड को आइदर स्टार डेल्टा कनेक्ट कर सकते हैं, और सिमिलरली सेकेंडरी साइड को भी। तो दैट मेक्स 4 पॉसिबल कम्बिनेशन, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार। ये जो है वो आपके पास ट्रांसफार्मर की 3 जो है वो 4 मेजर पॉसिबल कम्बिनेशन हैं। आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं कि आप जो है वो एक ही कोर ले लें और उस पर 3 वाइंडिंग कर दें। लेट्स सपोज मैं पहले 3 लेग्स पे जो है वो मैंने ये प्राइमरी बनाई, ठीक है, ये 3 वाइंडिंग्स होगी। नाउ आई कंस्ट्रक्ट सेकेंडरी, इसके ऊपर ये सेकेंडरी होगी, एक दूसरे से इंसुलेटेड होती है। लो वोल्टेज इनसाइड पे होती है वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो है वो आउटसाइड पे होती है। ट्रांसफार्मर आर नेवर बिल्ड फॉर ए पर्पज कि ये स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा। हम ट्रांसफार्मर एक बना लेते हैं, एक लो वोल्टेज साइड होती है और एक हाई वोल्टेज साइड होती है। नॉर्मली हम लिखते हैं 500 kV 500 to 11 kV ट्रांसफार्मर और 200 MVA रेटिंग। इस तरह ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है वो मेंशन होती है, ठीक है। तो इसमें एक साइड ये लो वोल्टेज है, अनदर इज 500 इज हाई वोल्टेज। तो अब आपके पास दूसरी पॉसिबल कम्बिनेशन क्या है कि आप 3 ट्रांसफार्मर अलग-अलग सिंगल फेज लें और उनको कंबाइन करें। दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, और उनको बाहर वाइंडिंग को स्टार और डेल्टा में कन्वर्ट कर दें। तो नॉर्मली ये जो ट्रांसफार्मर है एक ही, ये इसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अगर ये एक फेज़ भी इसका उड़ जाता है तो आपको तीनों फेजेस बंद करने पड़ते हैं। इसमें क्या होता है कि इसकी तीनों सेपरेट यूनिट्स होते हैं और आप इनको बाय कनेक्शन स्टार डेल्टा में कंबाइन करते हैं, और आपके पास आसानी होती है इसको ट्रांसपोर्ट करने की, कैरी करने की। आप जैसे यहाँ पे नॉर्मली आप बाहर देखें पोल्स पे लोग यहाँ पे लगाते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, तो दैट मेक्स इट ईजियर टू इंस्टॉल। तो ये आपके पास होता है। इसकी मेंटेनेंस तो 1 यूनिट की मेंटेनेंस है, और इसमें 3 यूनिट की मेंटेनेंस है, और इसकी कॉस्ट भी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इन तीनों को सम करें तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो ये आपके पास चॉइस होती है कि आप कैसे ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हम पिछले लेक्चर में भी हमने देखा कि हम पर फेज एनालिसिस करते हैं। तो अभी आपने एक फेज में मशीन पढ़ ली, वो ऐसे होती है सिंक्रोनस जनरेटर। जनरेटर का नाम आएगा, अब वर्ड जनरेटर ही यूज होगा। ये आपके पास जनरेटर है। नंबर 2 आपके पास आ गया ट्रांसफार्मर। ये आप जो है वो ट्रांसफार्मर जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चूंकि हम सारा एनालिसिस पर फेज करेंगे, तो इसलिए हम जो है वो आपके पास जो है वो जो सर्किट्स हैं 3 फेज के, वो सारे पर फेज में कन्वर्ट होंगे और उस पर कैलकुलेशन होगी, तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो जो आपके लिए आसानी बना रहा है वो पर फेज एनालिसिस इस बेस पे बना रहा है कि यू हैव ए बैलेंस 3 फेज सिस्टम। बैलेंस 3 फेज सिस्टम का बार बार जिक्र आ रहा है, और ये जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये बैलेंस 3 फेज सिस्टम क्या है। आप सारे जो है वो कनेक्शंस को स्टार में कन्वर्ट करके और फिर जो है वो पर फेज एनालिसिस करते हैं। ट्रांसफार्मर में एक और ऑप्शन अवेलेबल होती है टेप चेंजिंग। सिंपल एक बात समझा देता हूँ। आपके पास जिस तरह एक स्टेबलाइजर होता है, ये आपके पास एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और आप जो है वो इसको देख सकते हैं कि अब V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू N1 divided by N2. You have this turn ratio. So V2, we can write that V2 is equal to V1 multiplied by N2 divided by N1. So अब अगर मैं यहाँ पे टेप्स निकाल लूँ, ये मैंने एक लेट सपोज निकाल ली, ये मैंने एक निकाल ली, ठीक है। अब अगर इस पे देखें अगर आप गौर से, तो इफ़ यू हैव लेट सपोज 11 kV टू 400 वोल्ट करते हैं इसको, ये यहाँ पे देता है इन दो, ये प्राइमरी साइड पे हाई वोल्टेज साइड है और ये आपके पास लो वोल्टेज साइड है। सो अगर इफ़ आई रिड्यूस द टर्न ऑन द सेकेंडरी N2, लेट्स सपोज मैं ये रिड्यूस करता हूँ,
लेट्स सपोज मैं इसको पहले लेट्स सपोज ये 100 टन से अब मैं इसको 50 कर देता हूँ. सो व्हाट विल हैपन, you will have reduced voltage of 200 volt. So on tapes, with the help of tapes you can vary the output voltage. So basically ट्रांसफार्मर में ये तो नहीं होता कि 50% टर्न वेरी करें, प्लस माइनस 2.5% की वो आपके पास होता है, टर्न रेशियो चेंज कर सकते हैं आप. तो इसमें आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, एक ऑफ लोड टैप चेंजिंग और एक टैप चेंजिंग अंडर लोड. तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अंडर लोड जब भी आप कनेक्शन मेक और ब्रेक करते हैं तो स्पार्क प्रोड्यूस करता है ना. वो जो टेक्नोलॉजी है दैट इज मोर सोफिस्टिकेटेड देन द ऑफ लोड टैप चेंजिंग. तो उसको ज़्यादा एहतियात के साथ बड़ी आपको उसको हैंडल करना पड़ता है. तो ऑफ लोड टैप चेंजिंग में आप क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट करेंगे और नॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो होता है, अप्लाइड होता है. और ये प्रैक्टिस जो है वो नॉर्मल नहीं होती, ये कि आप बैठ के खेल रहे होंगे वोल्ट इसके साथ टैप चेंजिंग के साथ इसको चेंज करें. ये हैजर्डस भी हो सकता है कि आपने लेट्स सपोज आपके पास वोल्टेज जो है वो कम हुई और आपने टैप चेंजिंग से वोल्टेज ज़्यादा कर दी और ऑल ऑफ ए सडन जो है वो फ्रॉम द हाई वोल्टेज साइड या कह लें प्राइमरी साइड वोल्टेज जो है वो राइज कर गई. तो हाई वोल्टेज ऑन द अदर साइड जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा वोल्टेज राइज करेगी जो आपके इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है. नॉर्मली जो है वो 5 ± 5% मैक्सिमम, नॉर्मल 2.5% है. और ये बाज़ औक़ात कहीं पे एडवर्स सिचुएशंस वेयर द वोल्टेज ड्रॉप इज़ वेरी वाइड, जहाँ पे वोल्टेज जो है वो रेंज वो बहुत वाइड होती है, उसको मेंटेन करने के लिए आप इसको ±5% पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह जो है वो आपके पास टैप चेंजिंग अंडर लोड है, ये उस वक्त यूज़ होता है जब आपके पास जो है वो वोल्टेज वेरिएशन बड़ी फ्रीक्वेंट हो. तो वोल्टेज वेरिएशन फ्रीक्वेंट हो तो आपके पास टाइम नहीं होता कि आप ट्रांसफार्मर को पहले आप जो है वो अपने सिस्टम को शट डाउन करें, टर्न द टर्न रेशो, चेंज द टर्न रेशो एंड देन स्विच ऑन द सिस्टम. इसमें आप जो है वो आपकी सप्लाई जो है वो कंटिन्यू रहती है. जैसे आपको एक घर में आपके पास जो है वो स्टेबलाइजर जो है वो आपको एक फैसिलिटी देता है कि आपके पास इनपुट पे वेरिएशन आती रहती है और आउटपुट पे जो है वो 220 वोल्ट होते हैं. जो अच्छा स्टेबलाइजर होता है वो 220 पे फिक्स होता है, जो कम वाइंडिंग के साथ टेप्स के साथ बना होता है वो आपको बाज़ औक़ात 250 तक और इस तरह भी वो जा सकता है. इसलिए ये ऑपरेशन जो है वो नॉर्मल नहीं होता, एक किस्म का नॉर्मल होता है और आपको इसमें बहुत ये मैंने ट्रांसमिशन लाइन के तीनों मॉडल्स इंक्लूड किए हैं. अब आपके पास 3 मॉडल्स आ गए. ये एक सिंपलेस्ट ये शॉर्ट लाइन है, ये मीडियम लाइन है और ये आपके पास लॉन्ग लाइन है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स है. इसको लंप मॉडल्स कहते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स के साथ मॉडल है. तो अल्टीमेटली जो हम यूज़ करेंगे वो अल्टीमेटली हम ये ट्रांसमिशन लाइन भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एक जस्ट इसको अप्रॉक्सीमेटली इसको इंडक्टर से जो है वो हम रिप्लेस करेंगे. अब आपके जहन में मॉडलिंग का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मॉडल जो है वो हम ऑन द रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग हम इक्वेशंस डेवलप करते हैं और एक सर्किट डेवलप करते हैं जिसकी वजह से विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन सॉल्व आवर इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द वोल्टेजेस, इनपुट आउटपुट, उसके पैरामीटर्स को जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये मॉडलिंग होती है. मॉडलिंग का और कोई इतना बड़ा जो है वो 30 मार खानी वाला कंसेप्ट नहीं है, ये सिंपल है, आपने सारे पढ़े हुए हैं, बैकग्राउंड नॉलेज आपको है. अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आता है तो आप नेक्स्ट टाइम क्लास में जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करके आके अगर कोई वहाँ पे कन्फ्यूजन है तो देन वी कैन डिस्कस. इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे जो है वो इसको मैंने मूव किया. इसके बाद एक और कंसेप्ट है जो सिंगल लाइन डायग्राम और वन लाइन डायग्राम का आता है. जो नॉर्मली अगर आप वो फिगर देखें वो 3 फेज वाली अगर आपको याद हो तो वो आधे पेज पे वो फिगर बनी हुई थी. तो वो चीज़ें अब हम इसमें आप जब आप बड़े हो गए हैं तो हम पर फेज एनालिसिस करेंगे, नॉर्मल 3 फेज एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास अब आ गया है. तो वो बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो अब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो हम मुख्तलिफ सिम्बल्स यूज़ करते हैं और फिर जो है वो हम एक सिंगल लाइन डायग्राम अपनी सर्किट की बनाते हैं. अभी मैं आपको तीनों का कंपैरिजन भी बताऊंगा कि एक्चुअली लाइन कैसे जो सिस्टम जो है वो कैसे बने. नॉर्मल ऑपरेशन में आपके पास ये आपके पास सर्कल जो है वो कोई भी रोटेटिंग मशीन होगी. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जनरेटर नंबर 1 लिखा हुआ है, जनरेटर नंबर 2 लिखा हुआ है और इस साइड पे आपके पास लोड है, मोटर लोड है, मोटर 3. तो ये रोटेटिंग मशीन का इक्विपमेंट है. ये जो सिंबल है ये आपके पास ट्रांसफार्मर का सिंबल है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम किसी भी सर्किट की सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं, उसकी जो है जियोग्राफिकल लाइन से हम कन्वर्ट करते हैं उसको सिंगल लाइन डायग्राम की तरफ. तो ये सेकंड जो है वो आपके पास ट्रांसफार्मर है, जैसे यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर और ये ट्रांसफार्मर. अब ये ट्रांसफार्मर वाई वाई कनेक्टेड लगा हुआ है, देखें कम वो मुख्तलिफ कम्बिनेशन भी बता रहा है. आगे कैलकुलेशन में ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा कि आपने वोल्टेजेस को कैसे कैलकुलेट करना है. ये इन्फॉर्मेशन इसके साथ बहुत ज़रूरी है. ये ट्रांसफार्मर वाई ग्राउंडेड डेल्टा है. ठीक है, ये वाई ग्राउंडेड है, जबकि ये सेकंड T2 जो है वाई ग्राउंडेड डेल्टा है. ये इसकी दूसरी जो है वो आपको एक और कन्फिग्रेशन उसने बता दी.
ये जो है आपके पास फ्यूज़ का सिंबल है, और ये CT का सिंबल है, ये ब्रेकर का सिंबल है, ठीक है। और ऑयल और अदर आजकल नॉर्मली, तो नॉर्मली आपको यही सिंबल आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखें कि हर एक इक्विपमेंट के बाद ब्रेकर लगे हुए हैं जो ऑपरेट होते हैं डिजायर्ड कंडीशंस में, और ट्रांसफार्मर से पहले भी इनको हम ये जो जनरेटर जिस पे जगह लगा होगा, ये इसका आउटगोइंग ब्रेकर होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं नॉर्मली आउटगोइंग ब्रेकर, कि जनरेटर आउटगोइंग ब्रेकर है जो आउटगोइंग को कंट्रोल कर रहा है। ये ट्रांसफार्मर में अगर आप देखें तो यहाँ पे दो लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर में दो ब्रेकर्स लगे हुए हैं, इसको हम इनकमिंग ब्रेकर कहते हैं और इसको हम यहाँ पे आउटगोइंग ब्रेकर कहते हैं। ये इसकी प्रोटेक्शन स्कीम्स होती हैं जो आप आगे स्टडी करेंगे, लेकिन ये नॉर्मल कन्फिग्रेशन है। ब्रेकर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है ताकि आप आसानी के साथ लाइन्स पे जो है वो किसी भी जगह पे, लाइन्स पे नहीं, किसी भी इक्विपमेंट पे आप काम कर सकें, और वो अगर अपनी लिमिट्स को वायलेट करता है तो वो ब्रेक हो सके, ठीक है। तो ये आपके पास, और ये आपको जो है अल्टीमेटली ये ब्रेकर देखें, और ये एरो जो है वो आपको लोड बताता है, और ये आपके पास लोड कनेक्टेड है इस पे। ये जो सिंबल है, देखें ये तो डेल्टा कनेक्टेड का सिंबल होता है, इसमें ग्राउंड का कोई कंसेप्ट नहीं होता। वाई में ग्राउंड और अनग्राउंड दोनों कंसेप्ट होते हैं कि आप न्यूट्रल लेके उसको ग्राउंड भी कर सकते हैं और न्यूट्रल को अनग्राउंडेड भी। तो ये वाई कनेक्टेड अनग्राउंडेड, न्यूट्रल अनग्राउंडेड है, और ये 3 फेज वाई कनेक्टेड न्यूट्रल ग्राउंडेड है। तो ये हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। ये आपको बताया जाता है कि इस जियोग्राफिकल एरिया में आपके पास ये पावर हाउसेज हैं, ये जो है वो ऐसे ऐसे कनेक्शन है, वो सारा कनेक्शन जियोग्राफिकल मैप पे मौजूद होता है। उसकी मदद से जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है पहला काम करता है वो ये करता है कि ये आपको एक सिंगल लाइन डायग्राम बनानी है। ये आपने सिंगल लाइन डायग्राम बना के इस पे जो है वो अपना एनालिसिस आपने करना है, ठीक है। आगे जो है वो आपके पास अभी आएंगी। ये देखें, ये सिंगल लाइन डायग्राम बन गई। अब इसका इक्विवेलेंट मॉडल जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप ये इसको क्या कैलकुलेट करेंगे। ये एक सर्कल है, इसको एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपके बैकग्राउंड में क्या है, आपके पास बैकग्राउंड में जो है वो इनका इक्विवेलेंट सर्किट है, जो इक्विवेलेंट मॉडल है वो हमने आज पढ़ा। जैसे जनरेटर का मॉडल आज हमने ये पढ़ा, ठीक है। ये जनरेटर का मॉडल है। ट्रांसफार्मर का मॉडल आपने पढ़ा। मैं थोड़ा सा बगैर उसके बना लेता हूँ। ये पता है आपको, यहाँ पे रिएक्टेंसेस लगी हैं। ये रेफर टू लेट्स सपोज प्राइमरी साइड पे, ये ट्रांसफार्मर का मॉडल पढ़ा। फिर उसके बाद आपने ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल पढ़ा, एक सिंपल सा। लेट्स सपोज हम टी बना लेते हैं। ये रिएक्टेंस दोनों हैं यहाँ पे, बार बार मुझसे नहीं बन रहे। ये 3 मॉडल से आपने इनकी डायग्राम बनानी है। वी विल फर्दर सिंप्लीफाई इट। आपके लिए देखें, अब ये जनरेटर लगा हुआ है, दोनों जनरेटर पैरेलल में कैसे कनेक्ट हुए हैं। ये देखें, ये एक जनरेटर है, ये दूसरा जनरेटर है। पर फेज में आ गए, 3 फेज जनरेटर है ये, और हम पर फेज में, दोनों एक लाइन पे कनेक्टेड है, ठीक है। उसी लाइन पे आपके पास एक लोड भी कनेक्टेड है, तो उसी लाइन, ये आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। और देन यू हैव ए ट्रांसफार्मर, अनदर ट्रांसफार्मर, ये आपके पास दूसरा ट्रांसफार्मर। और फिर आपके पास 2 लोड्स हैं जो दूसरी बस पे, इसको बस नंबर ए कह लें और इसको बी कह लें। तो बस नंबर बी जो है उस पर 2 लोड्स, एक ये लोड कनेक्टेड है और एक मोटर कनेक्टेड है। मोटर का वही सिंबल है, उसी तरह जो मॉडल है वो कनेक्टेड है। इसको हम फर्दर इसको कहते हैं इम्पीडेंस डायग्राम। ये आपके पास जो है ये इम्पीडेंस डायग्राम है। देन वी कन्वर्ट इट टू मोर सिंपलर फॉर्म, अप्रॉक्सीमेट इट टू मोर सिंपलर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंस डायग्राम। रिएक्टेंस डायग्राम में किया होता है कि नॉर्मली आपका जो रेजिस्टेंस होती है किसी भी सर्किट में, दैट इज वेरी मच लेस देन द एज कंपेयर टू द रिएक्टेंस, ठीक है। तो आर इज लेस देन द रिएक्टेंस, तो इसका इफेक्ट इतना नहीं होता। देन यू कैन ओमिट इट आर। तो यहाँ पे आप देखें, ये देखें ये आर है, तो यहाँ पे ओमिट कर दिया उसने। किसी भी सर्किट में अब आपको ये नजर नहीं आ रहा। फिर मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर, अल्टीमेटली ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो ये है, सबसे सिंपलेस्ट सर्किट। ये जस्ट एक रिएक्टेंस, ये देखें, ये आपके पास एक ट्रांसफार्मर है। और अब आपके पास ये ट्रांसमिशन लाइन में हम कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस को इग्नोर करके ये यूज़ कर सकते हैं। और फिर आपके पास दूसरा ट्रांसफार्मर है, और फिर आपके पास जो है वो लोड, ठीक होगी बात। तो ये टोटल आपके पास जो है वो आपके पास सर्किट बन गया। अब मैं इन सबको डिलीट करता हूँ और आप क्लियरली देखें इस सर्किट को आप अब आसानी के साथ, 2 वोल्टेज सोर्स हैं,
ठीक है। और ये आपके पास तीन सीरीज में इनको एक बना लेंगे, ठीक है, ये भी इसके साथ सीरीज में, ये इसको भी बना लेंगे, तो ये आपके पास तीसरा एक किस्म का माइनस के साथ वोल्टेज सोर्स होगा अगर इन केस ऑफ मोटर। तो अब आप इस सर्किट को इलेक्ट्रिकल KVL KCL मुख्तलिफ थ्योरम्स आपने पढ़े हैं, ओम्स लॉ पढ़ा है, इनको यूज़ करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यूज जो है मुख्तलिफ जगह पे, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे आप वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, इसके थ्रू करंट फाइंड कर सकते हैं, इस पॉइंट पर वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, जो आपका डिजायर जो है वो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि मुख्तलिफ पॉइंट। अब ये पूरा पावर सिस्टम है, we have approximated it to a reactance diagram that is more simplified than the three phase diagram। ठीक है, ये पर फेज एनालिसिस है, आपको जरूरत भी नहीं होगी आगे जाके कि आप फेज वोल्टेजेस फाइंड करें, आप सिंपल जो है वो इंडिविजुअल, जब तक हम फेजेस को नहीं देखेंगे, आप इंडिविजुअल बस लाइन वोल्टेजेस फाइंड करेंगे और आप कहेंगे कि जनरेटर की आउटपुट वोल्टेज दैट इज 18 kV। तो वी विल अंडरस्टैंड दैट दिस 18 kV इज लाइन टू लाइन वोल्टेज और RMS वैल्यू। ये इम्पिडेंस और रिएक्टेंस डायग्राम है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक और सर्किट है, इसको देख लें, ये देखिए, ये सिंगल लाइन डायग्राम है, एक ट्रांसफार्मर है, सॉरी जनरेटर है, ये आपके पास जनरेटर आ गया, देन यू हैव द ट्रांसफार्मर, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन, और फिर आगे जो है वो ये चलता जाएगा। और ये देखें इसका रिएक्टेंस डायग्राम दैट इज़ मोर सिंप्लीफाइड। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, ये इमरान खान वाला घबराना नहीं है, आपने एक्चुअली घबराना नहीं है, ऐसा ही होगा कि ये आपके सर्किट जो है वो सिंप्लीफाइड होंगे।